Okay, so write down the next question. Question it's 2 moles of a liquid A is dissolved in 3 moles of liquid B. 2 moles of liquid A is dissolved in 3 moles of liquid B to form an ideal solution. Find the composition of the vapor above this solution if vapor pressure of pure liquid A is 200 mm of mercury and that of B is 500 mm of mercury. Okay, तो देखो हमें सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है y इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट और वाई बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स ए यूज कर सकते हैं। अगर केवल वाई बी निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हो एक्स बी इंटू पी बी नॉट अपॉन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन एंड लिक्विड फेज चाहिए। तो एक्स ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 अपॉन 2 प्लस 3 या दैट मीन्स 2/5 और एक्स बी की वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स ए करके भी लिख सकते हैं या एक्चुअल मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हो तो दिस इज 3/5। अब प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर देखो हमें गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से पी ए नॉट इज गिवन टू यू 200 mm mercury and PV naught is given to you 500 mm of mercury। अब आपको वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकालना है लिक्विड ए और लिक्विड बी का। दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट सिंपली वाई ए एंड वाई बी। सो इफ आई पुट द फॉर्मूला वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स पी इंटू पी बी नॉट, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4/19 और अब यहीं से अगर वाई बी निकालेंगे तो दिस इज 1 माइनस एक्स ए, सो दिस बिकम्स 15/19, राइट। तो आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गया वेपर फेज में। ए का मोल फ्रैक्शन 4/19, बी का मोल फ्रैक्शन 15/19। क्लियर। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड करें, हमने क्या करा कि जो वेपर बनी उसको कलेक्ट करा और एक दूसरे वेसल में कंडेंस किया और फिर कंडेंस करने के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन होने दिया तो फिर से जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अब ये जो नए वेसल में वेपर बन रही है उसका कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है। आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक। बेसिकली अभी हम लोग डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी को पहले मैथमेटिकली सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट अभी थ्योरी के फॉर्म में भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन से इस चीज को सीख रहे हैं। सो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। सो राइट डाउन इफ द वेपर इन द अबव क्वेश्चन इज कलेक्टेड and condensed in the another vessel and condensed in another vessel and allowed to attain equilibrium over this solution with its vapor, then find the composition of this vapor। मतलब हमने लिक्विड को जो वेपर मिली उसको कलेक्ट किया, कंडेंस किया दूसरे वेसल में और फिर इसके ऊपर वेपर बनने दी और उसके वेपर और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो नई वेपर बन रही है उसका कॉम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के हमने वेपर को कलेक्ट करके कंडेंस किया तो इसका मतलब उसका जो वेपर फेज कॉम्पोजिशन था वो उस नए वाले सॉल्यूशन नए वाले वेसल में लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन हो जाएगा। तो वी कैन राइट एक्स ए डैश इज इक्वल टू 4/19 और एक्स बी डैश की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं 15/19 और पी ए नॉट पी बी नॉट तो वही रहेगा क्योंकि वो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर्स हैं। तो पी ए नॉट अभी भी 200 mm मर्करी होगा और पी बी नॉट की वैल्यू 500 mm मर्करी हो जाएगी क्योंकि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर है तो दैट वोंट चेंज। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन फिर से है। अब दोबारा सॉल्व करने के लिए फिर से वाई ए का वही फॉर्मूला लगेगा। तो वाई ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। So 4/19 into 200 plus 15/19 into 500। इसको सिंप्लीफाई करना है जरा। If you simplify it, it comes out to be 8/83 I think। और एक बार आपके पास वाई ए आ गया, वाई ए डैश आ गया तो वाई बी डैश निकालेंगे 1 माइनस वाई ए डैश करके। So this comes out to be 75/83। यानी कि हमने एक बार लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस किया और फिर से वेपर बनाई तो अब नया कॉम्पोजिशन हो गया 8/83 एंड 75/83। एक बार ये काम और करते हैं। सो फिर से अगले क्वेश्चन को इसी को एक्सटेंड कर लो। सो राइट डाउन रिपीट द प्रोसेस ऑफ अबव क्वेश्चन।
मतलब जो काम हमने पहले करा, मतलब फिर से इस वेपर को कलेक्ट किया, कंडेंस किया, फिर से नए वेसल में, फिर से इक्विलिब्रियम अटेन होने दिया, और फाइनली हमें इसका फिर से कॉम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, तो अब अगले वाले क्वेश्चन के देखो क्या हुआ फिर से, कि अब जो x से डबल डैश है ये वैल्यू होगी हमारे लिए 8/83, और एक्स बी डबल डैश जो है वो हो गया 75/83, पी ए नॉट पी बी नॉट अभी भी वही रहेगा। तो फिर से अगर हम इसका वाई ए कैलकुलेट करते हैं, सो वाई ए डबल डैश अगर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, so this comes out to be xa into pa naught, which is 200, divided by xa into pa naught plus xb into pb naught। इसको सिंप्लीफाई करके देखना है। ये वेपर प्रेशर हम लोग सॉल्व करके लाते हैं अगर फर्दर, if you solve it, it comes out to be 7, this comes out to be 16/391 I think। आप में से कोई एक वेरीफाई करो उसको फटाफट। so this comes out to be 16/391। तो ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ से वाई बी लिखेंगे, कि 1 माइनस वाई बी डबल डैश लिखा है तो 1 माइनस वाई ए डबल डैश आ गया। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 375/391। ठीक है, तो पहले हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करा, कॉन्सेप्ट समझ गया। पहले एक बार लिक्विड को वेपर बनाया, कंडेंस किया, फिर वेपर, फिर उसके ऊपर वेपर बनने दी, फिर कंडेंस किया, फिर वेपर बनने दी, फिर कंडेंस किया, ऐसे हम मल्टीपल स्टेप्स इसको फॉलो कर रहे हैं। सिंपल टर्म में बोलूँ तो इसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। अभी अगले स्टेप पे ये चीज लिखेंगे। एक बार एक लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करने के प्रोसेस को हम लोग सिंपल टर्म में डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली मैं डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट पहले आपको मैथमेटिकली सिखा रहा हूँ, फिर इसके भी थ्योरी लिखेंगे। तो आप देखो, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सम अप करके लिखूँ, जो हमने अभी सॉल्व करके लिखा, एक लिक्विड ए था जिसका वेपर प्रेशर हमारे पास 200 mm मरकरी है। एक लिक्विड ए है हमारे पास जिसका वेपर प्रेशर 200 mm मरकरी है। दूसरा लिक्विड बी था जिसका वेपर प्रेशर 500 mm मरकरी था। तो उन दोनों लिक्विड्स के लिए अगर हम अलग अलग वैल्यूज पुट करने स्टार्ट करें, तो सबसे पहले देखो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने एक्स ए की वैल्यू ली थी, दैट वाज 2/5 हियर एंड 3/5 हियर। फिर इसको वेपर बनाया था, उसका कॉम्पोजिशन हो गया था 4/19, दिस बिकम्स 15/19। फिर इसको कंडेंस किया तो कॉम्पोजिशन फिर से 4/19, 15/19 लिक्विड फेज में आ गया। फिर हमने इसको वेपर बनाया नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट लेवल पे कॉम्पोजिशन पहुंचा 8/83 एंड 75/83। उसके बाद फिर इसे कंडेंस किया तो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन 8/83 और 75/83 हुआ। और फिर से इसको अगर हमने वेपर बनाया तो दिस बिकम 16/391 एंड अदर केस इट बिकम्स 375/391। और उसको फिर कंडेंस कर लिया तो फाइनली 16/391 और 375/391 आ जाएगा। पहले आप यहाँ तक का डेटा चेक कर लो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो बोलो। समझ गया ना? बेसिकली जो हमने ऊपर मैथमेटिकली सॉल्व करा उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ताकि मैं इसको इंटरप्रेट करके बता पाऊँ आपको कि इसका मतलब क्या निकला। तो अब देखो, मतलब ये निकला कि एक बार हमने किसी लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस किया, एक बार इस लिक्विड को वेपर बना के अगर हमने कंडेंस किया, एक बार हमने इस लिक्विड को वेपर बना के अगर कंडेंस किया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन फॉलो किया हमने, लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस किया, और अब ये जो कॉम्पोजिशन है हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा, अभी तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कराया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन के बाद क्या कॉम्पोजिशन होगा, तो हम आंसर लिखेंगे 4/19 एंड 15/19। फिर हमने दोबारा क्या करा, इस लिक्विड को एक बार फिर से वेपर बनाया और कंडेंस किया, और उस लिक्विड को एक बार फिर से वेपर बना के कंडेंस किया, तो ये सेकेंड टाइम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेप डिस्टिलेशन। दिस इज सेकेंड स्टेप डिस्टिलेशन। तो अगर बोला जाएगा कि जो हमारा लिक्विड मिक्सचर था उसको 2 बार डिस्टिलेशन फॉलो करा तो क्या कॉम्पोजिशन बनेगा लिक्विड में, तो दैट इज 8/83 एंड 75/83। और फिर वही है काम एक बार और कर दिया अगर हमने फर्दर, तो इस लिक्विड को एक बार फिर से वेपर बना के कंडेंस कर दिया, तो ये आपका थर्ड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन आ गया। तो दिस बिकम्स थर्ड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन। तो आप देखो, हर बार डिस्टिलेशन करते जा रहे हैं हम लोग। तो एक बार लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन, और हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्टिलेशन फॉलो करा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन, सेकंड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन, थर्ड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन,
ये कॉम्पोजिशन चेंज होता जा रहा है। अब थोड़ा सा देखो, अगर इसको और इंटरप्रेट करना है तो फ्रैक्शन को थोड़ा परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करो तो आपको समझ आएगा। ये 3/5 देखो 60% था, तब इनिशियली जो हमारे पास लिक्विड था उसमें 40% ए था और 60% बी था। बट जैसे हमने एक बार डिस्टिलेशन कराया तो अब इसमें देखो हमारा बी का जो परसेंटेज है दैट रीचेस क्लोज टू 79%, यानी कि जो परसेंटेज पहले 60 था वो बढ़ के अब 79% हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस लिक्विड बचेगा उसमें ए रिच हो जाएगा। बट अभी जो लिक्विड है इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, जो पहले 40% था वो अब घट के केवल 21% बचा है। एक और स्टेप डिस्टिलेशन फॉलो करा हमने तो देखो ये 79% से राइज होकर क्लोज टू 90% पहुंच गया। एंड सिमिलरली एक बार और अगर ये चीज करेंगे, आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो दिस इज क्लोज टू 96%। सो यू कैन सी कि वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर देखो यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, यानी इसका वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जिस लिक्विड की वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है उसका कॉम्पोजिशन देखो हर स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन के बाद राइज होता जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। दो तरीके से डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब उसी चीज़ को देखो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से समझा रहा हूँ। तो ऑल्दो बहुत लोअर सेक्शन में 9th-10th क्लास में सिखाया जाता है डिस्टिलेशन, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए दोबारा लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसमें देखो हमने साइड में एक डायग्राम बनाया हुआ, उससे आपको समझ आएगा। ये देखो लिक्विड को हमने हीट करके वेपर बनाया और यहाँ से देखो कंडेंस करके दोबारा कलेक्ट कर लिया नए वेसल में। तो एक बार किसी लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करके कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब जो इस वीकर, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो इस वीकर में जो हमारे पास कंटेंट आया उसको फिर से राउंड वाटर फ्लास्क में लिया, फिर यही प्रोसेस रिपीट करा, तो ये दूसरी बार डिस्टिलेशन हो गया। फिर इस बीकर में जो कंटेंट आया उसको फिर से राउंड वाटर फ्लास्क में दोबारा पुट किया और फिर एक और बार डिस्टिलेशन कराया, तो ये थर्ड स्टेप डिस्टिलेशन हो गया। एंड लाइक वेल इट विल कंटिन्यू। अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास देखो एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर है। इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस एसीटोन हुआ। तो देखो यहाँ कलेक्ट हो रहा है, एसीटोन का कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर का कंटेंट कम होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, उतनी जल्दी ये डिस्टिलेशन वर्कआउट कर जाएगा। अब इस चीज़ को अगर टेक्निकल टर्म में लिखना है तो एक बार लिख लीजिए फटाफट, अदरवाइज सिंपल बात है जो मैंने अभी ऊपर सिखाई। तो टर्म लिखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन लिखो, व्हेन टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, जनरली 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। So when two miscible liquids have significant difference in their boiling point, can be separated by distillation. Can be separated by distillation. In this process, liquid is converted into vapor and condensed in the another vessel. To get high purity, same process can be repeated multiple times. जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाया, आपको जितनी हाई प्योरिटी चाहिए आप उतनी बार डिस्टिलेशन करोगे। एक एग्जांपल से देखो, अगर हमें 60% से केवल 79% तक पहुंचना है, एक स्टेप डिस्टिलेशन। 79% से 90% तक पहुंचना है, 2 स्टेप डिस्टिलेशन। 96% तक पहुंचना है, 3 स्टेप डिस्टिलेशन। अभी और आगे 99% प्योरिटी तक जाना है तो 4-5 जितने स्टेप्स लगते जाएंगे वैसे हम करते जाएंगे। तो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में या बेटर टू से वेपर प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, ये उतने कम स्टेप पे प्यूरीफाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 200 और 500 का डिफरेंस है तो आप देखो करीब करीब 3 स्टेप बाद हम 96% में पहुंच गए, चौथे स्टेप में क्लोज टू 99% पहुंच जाएगा, मतलब 4 स्टेप में हो गया। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता तो ये 4 स्टेप से कम में इससे हाई प्योरिटी अचीव कर जाते, और अगर ये गैप कम होता तो डिस्टिलेशन स्टेप्स बढ़ाने पड़ते टू अचीव द सेम प्योरिटी। क्योंकि आप समझ रहे हैं वाई ए का कॉम्पोजिशन बदलना है। सो यही चीज़ देखो नोट में मैंने लिखी हुई है, द लिक्विड विच इज मोर वोलेटाइल। अब ये टर्म थोड़ा ठीक से समझ लो क्योंकि बार बार रिपीट होगा इस चैप्टर में। मोर वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। सो लिक्विड विच इज मोर वोलेटाइल मींस हैविंग हायर वेपर प्रेशर, converts in vapor easily, hence its condensation process, hence in condensation process composition of more volatile liquid increases in vapor phase। तो जो हमने यहाँ पे कंडेंसेशन वाली टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, या इसको और प्रिसाइजली लिखें तो इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस कर लो। सो हेंस इन डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो ऊपर प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, hence in distillation process composition of more volatile liquid increases in vapor phase। तो जो लिक्विड का more volatile कैरेक्टर है उसका कॉम्पोजिशन वेपर फेज में बढ़ेगा। जब हम उसको कंडेंस करके लाएंगे तो अगर क्वेश्चन इस ऊपर वाले डायग्राम से समझाओ तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है वो अपने बीकर में आएगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम है, राइट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसका मतलब वो ग्राउंड वाटर फ्लास्क में बचेगा। तो जिस लिक्विड जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो बीकर में कलेक्ट होगा आके, और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कम है वो राउंड वाटर फ्लास्क में बच जाएगा।
जितने स्टेप्स आप फॉलो करते जाएंगे तो राउंड बॉटम फ्लास्क में कम वेपर प्रेशर वाला लिक्विड और बीकर में ज्यादा वेपर प्रेशर वाला लिक्विड का कॉम्पोजिशन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो यही चीज हम लोग लिखी, while the lesser volatile liquid composition increases in liquid phase। तो क्लियरली लिख लीजिए पूरा स्टेटमेंट। The liquid which is more volatile, that is higher vapor pressure, converts in vapor easily. Hence, in distillation process, composition of more volatile liquid increases in vapor phase, while lesser volatile liquid composition increases in liquid phase। Clear? दूसरी बात जो मैंने अभी आपको कंक्लूड करके बताई, दैट इज फॉर अ मोर वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट अपने आप का लेस हो जाएगा, जिसका वेपर करेक्टर रहने का टेंडेंसी ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम टेम्परेचर वेपर बन जाएगी। तो फॉर मोर वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, ध्यान रखना है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वेपर प्रेशर पहले ही ज्यादा है तो आसानी से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करने से। सो फॉर मोर वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। So if difference in boiling point is more, then separation is possible in lesser steps। तो जिसमें वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होगा लिक्विड्स के, या वेपर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होगा, दैट इज सेम थिंग। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में कम स्टेप में प्योरिटी आ जाएगी, तो दो लिक्विड्स को आसानी से सेपरेशन करा पाएंगे कम स्टेप्स में। और अगर ये डिफरेंस कम होगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर देंगे। क्लियर हुआ डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट? तो आप देखो अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो फिर ये सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक काम नहीं करती है, तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें बस देखो सिर्फ एक एडिशनल फीचर है, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो था वो एज इट इज रहेगा, बस इसमें एक डिस्टिलेटिंग कॉलम लगा देते हैं अलग से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी प्रोसेस अगर मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली समझाए तो देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ जो डिस्टिलेशन प्रोसेस था उसको एक हम लोग एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम लगा देते हैं। और ऐसा करना तब पड़ता है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है। सो इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, देन सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन इज परफॉर्म बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रोसीजर वही है, लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करना है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेटिंग कॉलम। समझ गए? उसके अलग अलग शेप होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे नहीं जाना है, या जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वहाँ पे एक फिनोमेनन बताएंगे चल के। So if the difference in boiling point of two liquids is lesser than 30 degrees Celsius, then separation of liquids from solution is performed by fractional distillation। अब इसमें एक important feature है, इसलिए मैंने आपको ये चीज हाईलाइट करी, तो उसको जरा मार्क करना है। For fractional distillation, जो fractional distillation केवल तभी यूज कर पाएंगे जब liquids का जो mixture है वो ideal solution, that means it is equally valid for simple distillation also। So by fractional distillation, only separation of liquids is possible from ideal solution। In case of non-ideal solutions, separation is not possible as such solutions forms azeotropic mixture। This is an important feature। अगर हमारे पास कोई दो लिक्विड्स है उनका मिक्सचर है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको तभी सेपरेट कर सकते हैं जब उन दोनों लिक्विड्स का सॉल्यूशन कैसा बन रहा हो, आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो उस केस में सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म आ गया, व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। प्रोसेस समझ गए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल सेपरेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में सेपरेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं। तो अगला टर्म लिखना है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर अगर सिंपल टर्म में समझना है तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम उस मिक्सचर को बोलते हैं जिसका लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वेपर फेज कॉम्पोजिशन के इक्वल हो। सो फर्स्ट राइट डाउन, it is a constant boiling mixture, it is a constant boiling mixture, it is a constant boiling mixture for which liquid phase composition and vapor phase composition is same, for which liquid phase composition is same as vapor phase composition। उसका जिस composition पे liquid phase और vapor phase composition same हो जाता है उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो दैट मींस इसका x से y के इक्वल आएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे मिक्सचर को कभी सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बार हमारे पास जो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन था उससे वेपर फेज कॉम्पोजिशन बदल रहा था, फिर उसको लिक्विड बना रहे थे, फिर वेपर फेज कॉम्पोजिशन बदल रहा था, फिर लिक्विड बना रहे थे, फिर वेपर फेज कॉम्पोजिशन बदल रहा था। तो हर बार वेपर फेज कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा था, इसीलिए तो हम प्योरिटी तक पहुंच रहे थे। अब मान लो किसी लिक्विड को वेपर बनाया, कंडेंस किया, फिर वही कॉम्पोजिशन आ गया, फिर वेपर बनाया, फिर कंडेंस किया, फिर वही कॉम्पोजिशन आ गया, इसका मतलब वो कभी प्योरीफाई होगा ही नहीं।
तो अगर किसी लिक्विड के केस में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया तो उसका प्यूरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरीके के थे, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों का जो एजियोट्रॉप बनता है वो डिफरेंट टाइप बनता है, तो इस चीज को भी अगले स्टेटमेंट में लिख लो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म्स लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप या लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब वो उस लिक्विड मिक्सचर के अंदर जितने भी पॉसिबल कॉम्पोजिशंस हैं उसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होगा। So non-ideal solution positive deviation forms lowest boiling azeotropic mixture, that is such azeotropic mixture have lowest boiling point among all the compositions। तो जितने possible compositions हैं उनमें सब में इसका lowest boiling point होता है। तो ऑटोमेटिकली दूसरी बात अपने आप समझ आ रही होगी, नेगेटिव डेविएशन में हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। सो अगले केस में लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन याद आ रहा है ना, डेल्टा एच नेगेटिव वाला केस। पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव था, समझ गए ना, एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, कम रिलीज हो रही थी। नॉन आइडियल डेविएशन पॉजिटिव, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी एबी के इंटरेक्शन से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। सो नॉन आइडियल नेगेटिव सॉल्यूशन जो होता है वो हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। सो फॉर्म्स हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ गए ना, ये ऐसा कॉम्पोजिशन बनेगा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का जिसका लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वेपर फेज कॉम्पोजिशन के इक्वल आ जाएगा। तो उस केस में लिखेंगे दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल द कॉम्पोजिशंस। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन है वो लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का सारे कॉम्पोजिशंस में। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन है वो हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा सारे कॉम्पोजिशंस में से। ठीक है, अब इस चीज को देखो, अगर ग्राफिकली समझाओ तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग कर्व, बेसिकली फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने ड्रॉ किया हुआ। सो दीज आर एक्सपेरिमेंटल कर्व्स, मैथमेटिकली नहीं बना सकते, मैंने प्लॉट बनाया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। सबसे पहला प्लॉट जो हमने बना रखा है दिस इज फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। जो मैंने सबसे पहला प्लॉट आपके लिए बनाया हुआ है दिस इज फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखो, ब्लू लाइन से जो मैंने दिखाया दिस इज लिक्विड कॉम्पोजिशन, रेड लाइन से जो दिखाया वो वेपर कॉम्पोजिशन है। ठीक है, नाउ यू ऑल नो कि अगर लिक्विड से वेपर बनाना है तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो टी ए नॉट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड ए है, और टी बी नॉट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड बी है। अगर आपको मेंशन करना है तो चीज को मेंशन कर लीजिए, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड ए। यानी कि जो हम प्लॉट बना रहे हैं दिस इज बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट कॉम्पोजिशन। दीज आर एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। सो एंड द प्लॉट इज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के केस में देखो, यहाँ पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट टी ए नॉट। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन अपने आप 0 हो जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन इस तरह पे 1 हो गया, यहाँ के 0 हो गया। ये वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड बी है, दैट इज टी बी नॉट। सो टी ए नॉट एंड टी बी नॉट आर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी। इसको मेंशन करना है तो अलग से लिख लो, टी ए नॉट एंड टी बी नॉट आर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी। और जो हमने ग्राफ बना रखा है दिस इज बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट टेम्परेचर। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट कॉम्पोजिशन ग्राफ में आप देखो बात समझ सकते हो कि जब तक हमारा लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो अब जैसे देखो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ये है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो बी लेसर वोलेटाइल लिक्विड है और ए मोर वोलेटाइल लिक्विड है, तो वेपर फेज में ए का कॉम्पोजिशन बढ़ेगा। अभी जैसे मान लो हमने एक कॉम्पोजिशन लिया है, ये हमारा एक लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन है। मैं आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो अभी मैंने मैथमेटिकली सिखाया था वो ग्राफिकली बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखो तो आप उसी चीज़ को ग्राफिकली समझ सकते हैं। अगर इस ग्राफ से इंटरप्रेट करना है कि कैसे प्यूरिफिकेशन आता है आइडियल सॉल्यूशन में, ये एक कॉम्पोजिशन है। अब इसके कॉम्पोजिशन में देखो, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा जब तक कॉम्पोजिशन नहीं बदल जाता। तो देखो जब इसको कंडेंस करोगे तो ये कॉम्पोजिशन आ जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं नंबर से डालता चल रहा हूँ, तो पहले स्टेप डिस्टिलेशन के बाद आपका ये कॉम्पोजिशन मिलेगा। फिर आपने इस लिक्विड को फिर से वेपर बनाया और कंडेंस किया, आपने इस लिक्विड को फिर से वेपर बनाया और कंडेंस किया। तो देखो जब आप वेपर बनाओगे तब क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और फिर आपने इसको कंडेंस किया, तो जो चीज़ देखो हम लोगों ने पहले मैथमेटिकली सॉल्व की थी 60% से 79%, फिर 79% से 90%, 90% से 96%, तो वैसे ही चल रहे हैं।
तो ये देखो हमारा कॉम्पोजिशन आया दूसरे स्टेप डिस्टिलेशन के बाद। और अब यही काम अगर हम एक बार और करते हैं तो देखो ऑलमोस्ट प्योर लिक्विड ए तक पहुँच जाओगे आप। तो एक और बार आपने डिस्टिलेशन किया तो ये देखो प्योर लिक्विड। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो लिक्विड से वेपर बना के कंडेंस करना होता है। तो देखो ये लिक्विड स्टेट थी, उसको वेपर में कन्वर्ट किया, कंडेंस किया। फिर इस लिक्विड को, ये हमारी लिक्विड स्टेट थी, वेपर में कन्वर्ट किया और कंडेंस कर लिया। फिर दोबारा इस लिक्विड को देखो वेपर बनाया, फिर इस लिक्विड को दोबारा देखो लिक्विड को दोबारा वेपर बनाया, कंडेंस किया, ये फिर कॉम्पोजिशन आया। फिर लिक्विड को यहाँ से इस वाली स्टेट से वेपर बनाई, कंडेंस किया। तो ऐसे जितने बार आप लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करते जाओगे उतने स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन चलेंगे। आइडियल सोल्यूशन के केस में देखो प्योर लिक्विड अचीव हो जाएगा। समझ गया? अब देखो नीचे वाले दोनों प्लॉट जो है दैट इज फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब एक बार नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में भी इस चीज़ को समझ लो। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में देखो आपको एक कॉम्पोजिशन नोटिस में आ रहा होगा, दैट इज दिस वन। यहाँ पे देखो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम हो गया है। सो दिस इज योर एजियोट्रॉप, दिस इज योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एंड सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन के केस में देखो तो यहाँ देखो लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट सारे कॉम्पोजिशन में सबसे कम है, लोएस्ट पॉइंट है। जबकि दोस्तों देखो हम लोग लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं। लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो आपको क्लियरली पता चल गया ये नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का केस होगा। दूसरे केस में देखो तो जो दूसरा प्लॉट मैंने बना रखा है, दिस प्लॉट्स आर एक्सपेरिमेंटल, तो आप ये नहीं बना सकते कि ग्राफ कैसे बनाना है, दैट इज नॉट आवर पॉइंट। वो ग्राफ हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, यहाँ पे लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम है। तो आप देख सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। हमारा जो ग्राफ है वो बॉइलिंग पॉइंट संग इस कंपोजिशन है। यहाँ देखो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आ रहा है दिस इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ आया? दिस इज योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जिस पॉइंट पे हमारा कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वेपर फेज कॉम्पोजिशन के इक्वल है, दैट इज द पोजीशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ आई बात? तो आप ध्यान से देख सकते हो कि नेगेटिव डेविएशन के केस में ये वाला बॉइलिंग पॉइंट देखो हाईएस्ट है इस वाले पॉइंट पे। तो जब बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप हुआ, तो ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन हो गया। समझ आई टेक्निक? ये हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो उसको हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन बोल देंगे। समझ गए? तो अब इसमें देखो जैसे ही हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करें या वेपर को लिक्विड फिर कंडेंस करें, तो चाहे जितने बार ये काम कर ले हम कभी भी प्योर लिक्विड तक नहीं पहुंचेंगे। तो जो मैक्सिमम प्योरिटी अचीव हो सकती है दैट इज अप टू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से ज़्यादा अगर हमें प्योरिटी चाहिए होगी तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से अचीव नहीं होगी। इसलिए दो लिक्विड्स को उनके कॉम्पोनेंट्स में सेपरेट नहीं करा सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू या डिस्टिलेशन के थ्रू इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन जहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इसी चीज को देखो क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। लाइक हमने लिखा है इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन समझ गए ना, वाटर का सॉल्यूशन है। सो एक लिक्विड वाटर हो गया। सो इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इज 80 डिग्री सेल्सियस। हम सब जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। देन सच सॉल्यूशन शोज विच टाइप ऑफ डेविएशन। तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो सर्टेनली लोएस्ट ही होगा क्योंकि दो ही केस पॉसिबल है, या तो लोएस्ट होता है या हाईएस्ट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो किसी भी कॉम्पोजिशन से या मिनिमम चाहिए, तो 80 डिग्री 100 से कम है मतलब ये लोएस्ट ही पॉसिबल है। और अगर ये लोएस्ट पॉसिबल है तो ये कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा है। समझ गए? अब इसी का उल्टा केस भी ले सकते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन देखें, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ an azeotropic mixture of an aqueous solution of liquid B is 120 degree Celsius, of liquid B is 120 degree Celsius, then such solution shows, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये सर्टेनली हाईएस्ट पॉसिबल है। अगर ये हाईएस्ट पॉसिबल है तो फिर ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो अगर लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है तो नेगेटिव डेविएशन होता है। आप ध्यान से देख सकते हो कि पिछले वाले केस में ये लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का
100 डिग्री सेल्सियस था और हमारे एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस था, तो दैट मीन्स इट इज सर्टेनली लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दैट विल बी सर्टेनली हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएगा तो अपना पॉजिटिव डेविएशन होगा, और हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएगा तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो आपको बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली कंपेयर करने थे, तो उससे डिसाइड कर लेना था लोएस्ट बॉइलिंग है या हाईएस्ट बॉइलिंग है। तो आप देखो इतनी देर से आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग हर बार किसी ना किसी एक पैरामीटर से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या आइडियल सोल्यूशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दैट विल कवर अप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इसमें आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन के बेसिस मैंने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो उस लेक्चर में आप इसके सारे प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके समझ सकते हैं, जिससे हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।